Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching Vidyas Thaliwale sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट का थर्ड और फाइनल वीडियो लेक्चर। जी हाँ, आज के हमारा डेवलपमेंट चैप्टर का फाइनल और आखिरी वीडियो लेक्चर होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे इनकम के अलावा दो दूसरी क्राइटेरियाज हैं जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, साथ ही साथ इन्फेंट मोर्टालिटी रेशो, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, और तो और हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की भी बात करेंगे कि कौन सा मेजर ज़्यादा बेटर है डेवलपमेंट नापने का। हम इसमें एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे महाराष्ट्र, केरला और बिहार जैसे स्टेट्स का, उन कंट्री यानी स्टेट्स में डेवलपमेंट कैसा है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि इनकम के अलावा बहुत सारे अदर क्राइटेरियाज होते हैं जैसे कि हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है ना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किन चीज़ों के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो किसी भी कंट्री, स्टेट या किसी पर्सन को डेवलप होने के लिए सिर्फ इनकम, सिर्फ पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, इसके अलावा भी कुछ दूसरे फैक्टर्स, क्राइटेरिया चाहिए होते हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंट होता है। तो हम उन्हीं अदर क्राइटेरियाज की बात करेंगे कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को अगर नापना है तो इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरियाज होंगे। चलिए हम देखते हैं उन्हीं क्राइटेरियाज के बारे में। हमें 4 क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला पर कैपिटा इनकम, इससे हम बहुत ही फैमिलियर है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर्स में। जी हाँ, पर कैपिटा इनकम की बात हम कर चुके हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि जब देश के नेशनल इनकम को उसी कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रेशो ऑप्टेंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक, और दूसरा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इनकम के अलावा जो दूसरा क्राइटेरिया है जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जिसको शॉर्ट में IMR भी कहते हैं। इन्फेंट मतलब होता है शिशु और मोर्टालिटी मतलब मृत्यु और रेट मतलब दर, यानी शिशु मृत्यु दर। यानी कि अगर मैं डिटेल में आपको इसको बताऊं कि कैसे कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टालिटी का डेफिनेशन कैसे दिया जाता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जितने भी चिल्ड्रन का बर्थ हुआ है, यानी पर 1000 बर्थ मान लेते हैं, इसको रेशो माना जाता है 1000 से, पर 1000 माना जाता है, यानी 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं उसमें से कितने बच्चे 1 साल के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है, यानी 1000 में से कितने बच्चे जिंदा रह पाते हैं और कितनों की डेथ हो जाती है, उसी को कहा जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेशो। यानी 1 साल में अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से कितने बच्चों की जान चली जाती है, वो क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर। जिस कंट्री में अगर 1000 बच्चे, मान लीजिए हम 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं कंट्री में 1 साल में, और उसमें से 6600 जो है जिंदा बच रहे हैं, 1000 में से 400 की डेथ हो जा रही है। इसका मतलब जो रेशो है वो कैसा है, 60-40 का रेशो, यानी 40% बच्चों की डेथ हो जा रही है। तो उस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज बहुत खराब होंगे, यानी कि वो कंट्री जो है डेवलप कंट्री नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी बहुत खराब है, इसलिए तो बच्चों की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो इस तरह से डेवलपमेंट को नापने के लिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काउंट होता है। तो आपको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट समझ में आ गया होगा। क्या है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कि पैदा होने वाले एक पर्टिकुलर ईयर में पर 1000 बच्चों में से कितने 100 बच्चों की डेथ हो जाती है ना। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ इन ए पर्टिकुलर एज बिफोर द एज ग्रुप ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर जो बच्चे पैदा हुए 1 साल में, और उनकी 1 साल होने तक कितने बच्चे जिंदा रह पाते हैं और कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उस रेशो को कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है लिटरेसी रेट का। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, अब सवाल ये आता है कि हम लिटरेट किसे कहते हैं। जो भी पर्सन 7th एज ग्रुप तक, है ना, 7th के एज ग्रुप तक रीड राइट कर सकता है प्रॉपरली, अंडरस्टैंडेबल, यानी पूरी समझ के साथ अगर उसे लिखना पढ़ना आता है तो उसे क्या माना जाता है, लिटरेट माना जाता है। जनरली 8th क्लास तक के जो लोग पढ़े होते हैं, 8th क्लास तक का जिन्होंने एजुकेशन हासिल किया होता है, उन्हें क्या माना जाता है, लिटरेट माना जाता है। और अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बात कर लें तो 7 साल के यानी 7 साल के एज ग्रुप तक अगर किसी को सही तरीके से पढ़ना लिखना आता है पूरी समझ के साथ, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, लिटरेट मान लेते हैं। तो ये हमारा लिटरेसी रेट, यानी किस कंट्री में कितना लिटरेसी रेट है, कितनी साक्षरता दर है, ये भी बहुत मायने रखती है उस कंट्री के डेवलपमेंट क्राइटेरिया के लिए। और चौथा जो हमारा वो है नेट अटेंडेंस रेशो, इसी का एक और नाम है इनरोलमेंट रेशो।
जी हाँ, नेट अटेंडेंस रेशियो को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? इनरोलमेंट रेशियो। इनरोलमेंट का मतलब समझ रहे होंगे, एडमिशन वाला अटेंडेंस रेशियो। जी हाँ, 6 से लेकर 10 ईयर्स तक, ये जो प्राइमरी एज ग्रुप होती है, 6 साल से लेकर 10 साल तक के जो भी बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, यानी हम अगर मान लें पूरी कंट्री में जितने भी चिल्ड्रन होंगे, उन चिल्ड्रन में से 6 से 10 ईयर्स तक के कितने चिल्ड्रन ने स्कूल में एडमिशन लिया। मान लीजिए अगर 1 करोड़ बच्चे हैं आपके देश में 6 से 10 साल के बीच, और 1 करोड़ में से सिर्फ 50 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया है, बाकी 50 लाख तो इलिटरेट हो गए, वो तो पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं या फिर बाद में एजुकेशन हासिल करेंगे, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं आपके कहाँ पर, स्कूलों में, आपके प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, इसका मतलब उस कंट्री में फैसिलिटीज अच्छी होगी, यानी कि वो कंट्री कैसी है, डेवलप कंट्री है। तो इस तरह से क्या माना जाता है, ये क्राइटेरिया जो है डेवलपमेंट के लिए नापा जाता है। तो आपके सामने क्लियर है, टोटल 4 क्राइटेरियाज। कौन से 4 क्राइटेरियाज? पर कैपिटा इनकम, दूसरा क्राइटेरिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा क्राइटेरिया लिटरेसी रेट, और चौथा क्राइटेरिया कौन सा है, नेट अटेंडेंस रेशो या फिर इनरोलमेंट रेशो। जी हाँ, इन चारों क्राइटेरियाज के ऊपर ही हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम महाराष्ट्र, केरला और बिहार के इन चारों एक्सपेक्ट पे बात करेंगे कि वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, वहाँ की लिटरेसी रेट क्या है ना, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और हम एक टेबल बनाकर एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसका, महाराष्ट्र, केरला और बिहार का। तो चलिए हम अपने एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने जो भी क्राइटेरियाज पढ़े हैं चारों, नेट अटेंडेंस रेशियो हो, लिटरेसी रेट हो, हमारा पर कैपिटा इनकम हो या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, इन चारों क्राइटेरियाज को पकड़कर हम कंपेयर करेंगे 3 स्टेट्स को, हमारे कंट्री के जो 3 स्टेट्स है, महाराष्ट्र, केरला और बिहार, इन तीनों स्टेट्स को मिलाकर इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे और फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा स्टेट जो है वो ज्यादा डेवलप है। तो चलिए हम नजर डालते हैं हमारे एग्जांपल पर। आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये सारा जो डेटा यहाँ पर मौजूद है, ये सब कुछ 2012 का है। जी हाँ, ये सारा डेटा जो है, क्योंकि सेंसस जो है 2011 में हुआ था, लास्ट सेंसस अब 2021 में होगा, तो 2011 और 2012 का डेटा है सारा आपके पास मौजूद है। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, इसको एनालिसिस करना है। तो चलिए हम टेबल पे नजर डालते हैं। अगर हम इस टेबल को गौर से देखें तो हमारे पास 4 तरह के क्राइटेरिया बने हुए हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके बारे में हम जानते हैं कि 1000 जो बच्चे पैदा हुए हैं 1 साल तक के, उस पूरे 1 ईयर टाइम पीरियड से कितने बच्चों को डेथ हो जाती है, वो क्या कहलाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक, जहां पर ज्यादा बच्चों की डेथ होगी, आप कंक्लूजन समझ लीजिए कि वहां की हेल्थ फैसिलिटी खराब है। दूसरा, इसमें हमने बात की है, हमारा जो कॉलम है वो जो नेट अटेंडेंस रेशो है, यानी कि इसका दूसरा नाम है इनरोलमेंट रेशो, उसकी भी, है ना, कितने बच्चे जो है पर 1000 में से अटेंडेंस नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, उसका भी यहाँ पर रेशो दिया हुआ है साफ साफ। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट तो आप समझते हैं बिल्कुल, कितने लोग साक्षर हैं, वहाँ का लिटरेसी परसेंटेज क्या है, कितने % लोग पढ़े लिखे हैं ना, लिटरेट हैं, एजुकेट है, उसकी हम बात करने वाले हैं। और हमारा चौथा कॉलम जो है वो है पर कैपिटा इनकम, यानी पर जो वहाँ पे कैंडिडेट यानी व्यक्ति है, सिटीजन है उस स्टेट का, कितना कमाता है, 1 साल में वो व्यक्ति कितना कमाता है, वो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डेटा मौजूद है। तो चलिए हम चारों इन क्राइटेरिया से एक एक स्टेट को कंपेयर करेंगे। हम महाराष्ट्र, केरला और बिहार, इन तीनों स्टेट को कंपेयर करेंगे। आप इन तीनों स्टेट की खासियत जान सकते हैं कि एक जो है बहुत ही बैकवर्ड स्टेट है, एक जो है इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, और एक स्टेट जो है वो डेवलप्ड स्टेट में आता है ना। तो इन तीनों तरह के स्टेट्स को लेके हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए पूरी आसानी से कि डेवलपमेंट के लिए क्राइटेरिया जो बने हैं चारों, नेशनल अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, ये चारों जो क्राइटेरिया हैं क्या ये बिल्कुल सही फिट बैठते हैं या नहीं। तो ये हमारा बेस्ट मेथड हो सकता है डेवलपमेंट नापने का। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर नजर डालें तो आपको दिखेगा 25, यानी 1000 बच्चे जो महाराष्ट्र में पैदा होते हैं, उस 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, 25 बच्चों की डेथ हो जाती है। ये बात तो क्लियर है कि महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन 1 साल तक वो उनमें से सिर्फ 25 बच्चे जिंदा नहीं रह पाते, बाकी के जो बच्चे होंगे, है ना, कि टोटल 975 बच्चे वो 1 साल से ज्यादा जिंदा रहते होंगे, क्योंकि जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है, वैक्सीनेशन की, है ना, उन्हें हॉस्पिटलेशन और मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन की। और जिस भी स्टेट में ये सब होगा, वो स्टेट अपने आप क्या होगा, वहाँ की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, वहाँ के बच्चे कम मरते होंगे ना, ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे, यानी हेल्थ अच्छी रहेगी उनकी, यानी कि वो डेवलप मान सकते हैं हम उसको। ठीक, तो अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंपेयर करें महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में 25 है
और केरला में कितना है 12 है, और बिहार में क्या है 43 है। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो कहाँ पर है, बिहार में। यानी सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ कहाँ पर हो रही है, बिहार में हो रही है। सबसे कम बच्चों की डेथ कहाँ पे हो रही है, केरला में हो रही है, और महाराष्ट्र में 25 हो रही है। तो हम सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि सबसे डेवलप्ड स्टेट अभी के लिए इस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के हिसाब से मान लिया जाए तो कौन है, केरला। सबसे कम बच्चों की डेथ हो रही है, तो सबसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज कहां पर होंगी, केरला जैसे स्टेट में होगी। और सबसे खराब मेडिकल फैसिलिटीज कहां पर होगी, तो बिहार जैसे स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही है। और आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि बिहार के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो डबल है इनफैक्ट किसके, महाराष्ट्र के। वहां 25 बच्चों की डेथ हो रही है, यहाँ 43 बच्चों की डेथ हो जा रही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो वो दर्शाता है कि किस स्टेट में कितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। अगर ज्यादा अच्छी फैसिलिटी होगी तो ज्यादा लोग की डेथ नहीं होगी, पर यहाँ तो ज्यादा लोग की डेथ हो रही है, तो यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी नहीं है। यानी कि इसकी मेडिकल, बिहार स्टेट की मेडिकल फैसिलिटी बहुत खराब है, यानी कि वो पिछड़ा हुआ राज्य है। अब हम नजर डालते हैं केरला पे, तो यहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत कम है, सिर्फ 12 बच्चों की डेथ हो रही है। तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी क्या होंगी, सबसे ज्यादा अच्छी होंगी एज कंपेयर टू महाराष्ट्र एंड बिहार। इसका मतलब है इन दोनों स्टेट से क्या है, डेवलप्ड है। यानी इसको हम डेवलप्ड कंट्री मान सकते हैं, है ना। इसको हम अंडर डेवलप मान सकते हैं और इसको डेवलपिंग मान सकते हैं। इसने डेवलप करना शुरू किया है, ये डेवलप हो चुका है और ये डेवलप हो रहा है। ठीक, ये किस हमने क्राइटेरिया के आधार पर देखा, सिर्फ और सिर्फ अभी इन्फेंट मोर्टालिटी रेशो के आधार पर देखा हमने, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000 में से एक साल के अंदर। ठीक, उसकी बात हमने की है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्राइटेरिया जो कि है नेट अटेंडेंस रेशो। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, नेट अटेंडेंस रेशो, मतलब कितने बच्चे जो हैं 6 से 10 साल के इस एज ग्रुप के बच्चे स्कूल जा पाते हैं, कितने बच्चों को स्कूल नसीब हो रहा है, कितने बच्चे स्कूल में एडमिशन कर रहे हैं और पढ़ाई ले रहे हैं, यानी कि एजुकेट हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं। 6 से 10 साल के बीच की बात हो रही है, बाकी की नहीं। ठीक, तो जो महाराष्ट्र है उसमें 64 है, 64, और जो केरला है 78, और जो बिहार है 35। यानी जो नेट अटेंडेंस रेशियो है, अगर हम 100 बच्चों की नाप लें, यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो किस में से था, वो पर 1000 में से, और जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो पर 100 में से है। तो आपको क्या देखना है कि जो टोटल बच्चे हैं 6 से 10 साल एज की ग्रुप में, उसमें से 100 बच्चों में से 64 बच्चे महाराष्ट्र में पढ़ने जाते हैं। यानी 100 बच्चे हैं तो 100 में से 64 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बाकी के नहीं पढ़ पा रहे, बाकी के जो 36 बच्चे बच गए वो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। ठीक, और केरला में क्या हो रहा है, 78 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, 22 बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं 100 में से, यानी सबसे ज्यादा पढ़ने बच्चे यहीं पर जा रहे हैं। और 35 कहाँ पर है, बिहार में। यानी बिहार में आधे से भी कम बच्चे पढ़ने जा पा रहे हैं 6 से 10 की एज ग्रुप में। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर भी सबसे आगे कौन है नेट अटेंडेंस रेशो में, केरला ही सबसे आगे है। ठीक, वहां पे सबसे कम बच्चों की डेथ हो रही थी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ने जा पा रहे हैं केरला में। उसके बाद हम महाराष्ट्र को देखते हैं, यहाँ भी आधा से थोड़ा सा ज्यादा बच्चे क्या कर पा रहे हैं, जा पा रहे हैं एजुकेशन लेने, यानी स्कूल में प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, अपना प्राइमरी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि ये नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कि इनरोलमेंट रेशियो। तो आप नजर डालिए कि जिस स्टेट में एजुकेशन ठीक हो गया, जिस स्टेट में बच्चे ज्यादा बच पा रहे, ज्यादा जिंदा बचेंगे तो तभी ज्यादा पढ़ने जा पाएंगे। लेकिन आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ ज्यादा बच्चे नहीं बच रहे हैं तो ज्यादा पढ़ने भी नहीं जा रहे, यहाँ ज्यादा बच्चे बच रहे हैं जिंदा तो यहाँ ज्यादा पढ़ने भी जा रहे हैं, यहाँ मीडियम बच्चे बच रहे हैं तो मीडियम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है वहीं पर एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो भी अच्छी हो पा रही है। क्लियर है ना, ज्यादा बच्चे बच रहे हैं मतलब ज्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, इसलिए ज्यादा बच्चे पढ़ने भी तो जा पा रहे हैं, ज्यादा स्कूल वाली फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी होगी, एजुकेशन फैसिलिटी वहाँ पे बहुत अच्छी होगी, इसलिए वहाँ पर क्या हो पा रहे हैं, ज्यादा बच्चे पढ़ने भी जा पा रहे हैं। तो इस डेटा से भी हम कंपेयर कर पा रहे हैं, इस नेट अटेंडेंस रेट से भी हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है बच्चे कहां पर पढ़ने जा पाते हैं, केरला में। इसलिए तो केरला की लिटरेसी रेट बहुत हाई है, और आज की डेट में 2020 से कंपेयर कर लें तो 100% लिटरेसी रेट है, अबाउट 100% है केरला में लिटरेसी रेट, है ना। और 2012 के हिसाब से तो 94% लिटरेसी रेट था, और इस वक्त तो 100% ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हमने दो क्राइटेरियाज की बात कर ली, एक इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की और दूसरी नेट अटेंडेंस रेशो की। ये किस चीज का क्राइटेरिया है, किसी भी स्टेट को डेवलपमेंट के नापने का, कि उस स्टेट में कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्राइटेरिया पे, जो कि क्या है, लिटरेसी रेट है। हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है डेवलपमेंट नापने का स्टेट्स का, वो क्या है, लिटरेसी रेट। तो स्टेट्स के डेवलपमेंट के दो क्राइटेरियाज को पढ़ने के बाद, कौन से दो क्राइटेरियाज,
एक हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और दूसरा नेट अटेंडेंस रेशो यानी कि इनरोलमेंट रेशो। इन दो क्राइटेरिया को बात करने के बाद अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया पे। जो डेवलपमेंट को नापने का तीसरा क्राइटेरिया है वो है लिटरेसी रेट। जी हाँ, तीसरा जो क्राइटेरिया है वो क्या है? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, यानी कि कितने परसेंट लोग पूरे स्टेट के टोटल 100% में से कितने परसेंट लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट लोग साक्षर हैं, कितने लोगों ने एजुकेशन लिया है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम अगर महाराष्ट्र में देखें तो लिटरेसी रेट जो है 82%, यानी 100% में से 82% लोग क्या करते हैं महाराष्ट्र में? एजुकेशन लेते हैं, एजुकेटेड हैं, यानी कि लिटरेट हैं। और 94% केरला में, हम पहले बता दिए कि केरला में वैसे भी लिटरेसी बहुत हाई होता है, तो केरला के 94% लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। याद रखिए डेटा हम 2012 की बात कर रहे हैं और 2020 में तो ये डेटा ऑलमोस्ट 100% हो चुका है, ठीक। और सभी जगह लिटरेसी रेट बढ़ा है। और हम कंपेयर करें तो ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो एवरेज जो लिटरेसी रेट है इस वक्त इंडिया की वो लगभग 64.4 है। 64% एवरेज लिटरेसी रेट पूरे कंट्री की। यहाँ हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक। तो महाराष्ट्र में कितना परसेंट लिटरेसी रेट? 82%। 82% लिटरेसी रेट का मतलब 18% लोग पढ़े लिखे नहीं है। केरला में 94% लिटरेसी रेट है, यानी कि 6% लोग पढ़े लिखे नहीं है। और बिहार में 62% लोग क्या है? लिटरेट है, इसका मतलब 38% लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ भी हमारे सामने एक एनालिसिस निकल के आता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो किस स्टेट में? केरला। यानी केरला के ही सबसे ज्यादा बच्चों की जान बच रही है, केरला के ही सबसे ज्यादा बच्चे अपना प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर रहे हैं और केरला के ही सबसे ज्यादा लोग क्या हैं? लिटरेट हैं। इसलिए केरला क्या है? सबसे ज्यादा डेवलप स्टेट की कैटेगरी में अभी तक तो फिट बैठ रहा है, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, यहाँ भी 82% लोग लिटरेट हैं, लेकिन फिर भी 100% नहीं है, 90% नहीं है। यानी यहाँ भी और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है ना। अच्छा तो है, ठीक ठाक है, लेकिन और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है यहाँ पर इस फील्ड में भी, ठीक। लेकिन बिहार का यहीं पर भी पुअर परफॉर्मेंस। यहाँ भी लिटरेसी रेट क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि कम बच्चों की जान बच रही है, ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही है, तो कम बच्चे क्या कर पाएंगे? प्राइमरी स्कूल जा पाएंगे। कम बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ाई भी तो कम ही लोग कर पाएंगे ना, तो लिटरेसी रेट भी क्या होगा? ऑब्वियसली कम ही होगा। तो कम लोग ही क्या होंगे? पढ़े लिखे होंगे। तो इन तीनों स्टेट्स को एनालिसिस करने के बाद पता चला कि केरला का लिटरेसी रेट सबसे हाई है, तो किसमें जाएगा? डेवलप्ड स्टेट में। महाराष्ट्र का जो है वो क्या है? मीडियम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, तो वो क्या रहेगा? अंडर डेवलप्ड में रहेगा। और जो बिहार है वो क्या है? सबसे लोअर है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? डेवलपिंग स्टेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से हमने डेवलपमेंट नापा लिटरेसी रेट के क्राइटेरिया पर। अब हम नापने चल रहे हैं अपना चौथा क्राइटेरिया। जी हाँ, जो हमारा चौथा क्राइटेरिया वो है पर कैपिटा इनकम, ठीक। पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्सन प्रति व्यक्ति आय, यानी एक पर्सन कितना कमा रहा है साल भर में। अब सोचने वाली बात यह है कि जो जिंदा रहा वही क्या कर पाएगा? स्कूल जा पाएगा, ठीक। और जो स्कूल जा पाया वही एजुकेशन ले पाएगा, लिटरेट हो पाएगा, और जो लिटरेट हो पाएगा उसी को जॉब मिल पाएगी। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये तीन क्राइटेरिया में जो स्टेट सबसे आगे है, चौथे क्राइटेरिया में वही स्टेट सबसे आगे होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये होना चाहिए जनरली तौर पर, ठीक। अच्छा चलिए हम पर कैपिटा इनकम की बात कर लेते हैं, ठीक। तो पर कैपिटा इनकम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का जो है 1,07,670 रुपीज ये इनकम है, पर कैपिटा इनकम, यानी पर व्यक्ति, यानी एक आदमी एक साल में 1,07,670 रुपीज कमा रहा है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में एक व्यक्ति इतना कमा रहा है, ठीक। और हम बात करें केरला की, केरला में जो एक पर्सन है वो 88,527 रुपीज कमा रहा है पर ईयर, है ना। 88,000 कमा रहा है लगभग एक साल में। महाराष्ट्र में 1 लाख कमा रहा है और केरला में लगभग 88,000 कमा रहा है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में जो है 28,000 कमा रहा है पर व्यक्ति, 28,774 रुपीज कमा रहा है एक साल में, यानी उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? 28,774। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हमारे एक डेटा में चेंज हुआ है। महाराष्ट्र अभी तक सभी इसमें मीडियम चल रहा था, लेकिन अब वो पर कैपिटा इनकम में क्या हाई है। देखिए महाराष्ट्र जो है, इसका सिंपल रीजन क्या है? महाराष्ट्र जो है वो एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक हब है ना, हमारे देश का वो इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है मुंबई, जहाँ पर महाराष्ट्र में है, ठीक। और वहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रीज, सारी बड़ी बड़ी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब कुछ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? महाराष्ट्र में, है ना। इतनी बड़ी बड़ी सिटीज, मुंबई, पुणे, नागपुर, ऐसी सिटीज हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ऑब्वियस सी बात है सारे इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े अमीर लोग, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग, है ना, फिल्म एक्टर्स सब वहीं पर रहते हैं। तो ज्यादा इनकम कहाँ से जनरेट होने वाली है? वहीं पर होने वाली है, ठीक। तो इसका रीजन ये है।
और केरला जो है यहाँ पर महाराष्ट्र से थोड़ा सा लैग कर रहा है, थोड़ा सा पीछे है, लेकिन इतना भी ज्यादा पीछे नहीं है कि बिहार के कंपैरिजन में। बिहार के कंपैरिजन में तो डबल से भी ज्यादा हो जा रहा है ना, डबल 3 गुना बिहार से आगे है इनकम में, पर कैपिटा इनकम में। और यहाँ भी बिहार का वही परफॉर्मेंस रहा, सब में लोअर लोअर, तो यहाँ भी लोअर लोअर। इसलिए इस डेटा के एनालिसिस करने के बाद पता चला कि पर कैपिटा इनकम में कौन आगे है। इस वक्त पर कैपिटा इनकम में आगे है महाराष्ट्र, और केरला क्या है, मीडियम है। और जो पीछे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, बिहार। ठीक, तो ये हमारा टेबल है, और इस टेबल को हमने पढ़ने के बाद हमें पता चला कि हमने जो डेवलपमेंट के 4 क्राइटेरिया बनाए, कौन से 4 क्राइटेरिया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, और लिटरेसी रेट, और पर कैपिटा इनकम। अगर हम इन डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के या स्टेट्स के क्राइटेरिया में बांटे, देखो हम मार्किंग कर सकते हैं, बहुत आसान मेथड आपको बताते हैं। आप इसको मार्क कर सकते हैं बहुत सही तरीके से, इसको डेवलप और अंडर डेवलप रखने में। आप ऐसे भी ओरली भी देख सकते हैं कौन डेवलप ज्यादा है, कौन मीडियम डेवलप है, कौन बहुत ही कम डेवलप है। ठीक, अगर आप एक एक मार्क्स रख दें, है ना, सबसे आगे होने का 1 मार्क्स और सबसे पीछे होने का माइनस में कर दिया जाए। ठीक, तो अगर सबसे आगे होने की बात की जाए तो केरला यहाँ पर भी आगे है, तो उसे 1 मार्क्स मिल गया। यहाँ पर भी आगे है, 1 मार्क्स मिल गया, वहां भी 1 मार्क्स मिल गया। ठीक, 3 इसमें आगे तो उसको 3 मार्क्स दे देते हैं। ठीक, महाराष्ट्र कितने इसमें आगे हैं, 1 इसमें आगे, तो इसको 1 मार्क्स देते हैं। और बिहार जो है 1 इसमें भी आगे नहीं है, सब में पीछे है, तो उसको हम क्या देते हैं, 0 मार्क्स देते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये स्टेट सबसे आगे जा रहा है, तो ये सबसे ज्यादा क्या है, डेवलप्ड है, ये डेवलप्ड स्टेट कहलाएगा। ठीक, 3 मार्क्स है। ये स्टेट जो है इसको ज्यादा से थोड़े कम है और सबसे कम से थोड़े से ज्यादा है, इसका मतलब भी क्या है, अंडर डेवलप है, डेवलप कर रहा है। और जो डेवलपिंग नेशन है इसने डेवलपमेंट करना भी शुरू भी नहीं किया है ना, सबसे कम मार्क्स मैंने इसको 0। तो इस तरह से आप डेटा भी दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हमने एग्जांपल पढ़ा कि ये हमारा बेस्ट मेथड है। आप देख लीजिए ना, पर कैपिटा एक का ज्यादा है तो बाकी फैसिलिटीज तो कम है ना। इससे करेक्ट डेटा हमारे सामने निकल आया, एक करेक्ट एनालिसिस हमारे सामने निकल के आया कि डेवलपमेंट को नापने का कोई भी एक तरीका, एक अकेला तरीका अच्छा नहीं हो सकता, है ना। कोई भी एक तरीका बेस्ट या 100% परफेक्ट नहीं है। डेवलपमेंट को नापने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास ढेर सारे क्राइटेरिया चाहिए। स्पेशली हमारे पास 4 क्राइटेरिया जो है, इनसे नापा जा सकता है डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट जो है इन 4 क्राइटेरिया से नापा जा सकता है। कौन से 4 क्राइटेरिया से, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से, नेट अटेंडेंस रेशो से, लिटरेसी रेट से, साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं पूरी कंट्रीज को, साथ ही साथ पूरे स्टेट्स को भी, कि कैसे वहां पर डेवलपमेंट आ रहा है। तो आप समझ जाइए, अगर ये चारों चीजें जिस जहां पर सबसे ज्यादा होंगी वो डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा, जहां पे सबसे कम होंगी वो क्या माना जाएगा, डेवलपिंग स्टेट या फिर डेवलपिंग कंट्री माना जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हमें पढ़ना है दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना भी कंक्लूजन पढ़ा है, जितने भी क्राइटेरियाज देखे हैं, उससे हमें एक बात पता चलती है कि सिर्फ इनकम देने से, सिर्फ इनकम हासिल कर लेने से कोई भी कंट्री डेवलप नहीं मानी जा सकती। यानी कि डेवलपमेंट का एक अकेला क्राइटेरिया इनकम कभी नहीं हो सकता। इनकम के अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया चाहिए, बहुत सारे मटेरियल गुड्स की आवश्यकता हमें होती है, तब जाके कंट्री को क्या माना जाता है, डेवलप माना जाता है। डेवलप्ड या अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग नेशन माना जाता है। और इसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है पब्लिक फैसिलिटी का। जी हाँ, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए सबसे ज्यादा मेजर रोल कोई क्राइटेरिया प्ले करता है तो वो होता है पब्लिक फैसिलिटीज। अभी के एग्जांपल में, इसके पहले जैसे हमने पढ़ा महाराष्ट्र, केरला और बिहार, उसमें भी हमने देखा जिस कंट्री में सबसे ज्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज थी वहीं पर सबसे अच्छी स्कूल फैसिलिटीज भी थी, साथ ही साथ वहीं के लोग ज्यादा लिटरेट भी थे, हमने देखा। ठीक, तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इनकम अगर कम भी रही, जैसे हम केरला की बात कर रहे हैं, वहां पे पर कैपिटा इनकम कम भी थी, लेकिन फिर भी वहां पर सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन उसको स्टेट माना गया, उसको सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट की कैटेगरी में रखा गया। तो इनकम एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा भी नहीं कि लेस मायने ही नहीं रखता इनकम मायने रखता है, लेकिन ज्यादा मायने रखता है। इनकम से भी ज्यादा मायने क्या रखते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज मायने रखती हैं। कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज की बात चल रही है यहाँ पर, किस तरह की पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे मेजर और पहली इनकम जो पब्लिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो हेल्थ फैसिलिटी ही होनी चाहिए। कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज, है ना। दूसरी जो सबसे मेजर होनी चाहिए, देखिए हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं। अगर हेल्थ अच्छी है तो ही तो आगे कुछ कर पाएंगे। जान है तो जहान है, पढ़ेंगे लिखेंगे कब, जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तब। यानी कि हेल्थ फैसिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सी फैसिलिटी दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन वाली फैसिलिटी, है ना, लिटरेट करने वाली फैसिलिटी। अगर एजुकेशन वाली फैसिलिटी
बेटर है तभी तो पढ़ लिख के जॉब हासिल कर पाएगा। ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी होती हैं, जैसे कि क्लीन इन्वायरमेंट है ना, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है। क्लीन और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो से आप खुद ही देख लीजिए। आप पैसे से एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते, आप पैसे से वो दवाइयां नहीं बना सकते जो इन्फेक्टेड डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करे। आप एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए कि अभी के समय में कोरोना जो डिजीज है बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, वो गरीब लोग को भी हो रहा है, अमीर को भी हो रहा है, जिनकी इनकम लाखों करोड़ों में है उनको भी कोरोना हो जा रहा है, यानी कि और उनकी भी डेथ हो रही है। यानी कि आप पैसे से उस डिजीज को नहीं रोक सकते ना। अगर आपके सारे कम्युनिटी के लोग सब कोरोना के लिए कदम ना उठाएं, सब अपने घर में ना रहें, तो कोरोना और स्प्रेड होगा और कितने भी अमीर पर्सन हो, कितना भी ज्यादा इनकम हो, उनकी भी डेथ हो सकती है, उनको भी कोरोना हो सकता है ना। अभी तक कोरोना का वैक्सीन नहीं बना है, इलाज नहीं मिला उसका, तो आपके पास कितने करोड़ों अरबों रुपए हो लेकिन आप कोरोना की दवाई नहीं खरीद सकते, क्यों? क्योंकि बना ही नहीं अभी तक। ठीक, तो वो फैसिलिटी कब आएगी? जब अच्छे से लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो साइंटिस्ट अच्छे बनेंगे, तो रिसर्च होगा, तो अच्छी दवाई खोज कर ली जाएगी। ठीक, तो वो भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। तो एक बात यहाँ पर क्लियर है कि इनकम से भी ज़्यादा दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है। कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज? हेल्थ जैसी पब्लिक फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन जैसी पब्लिक फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हर लोगों तक खाने पीने की जरूरत के सामान पहुंचते रहे, यानी कि रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजें, यानी कि राशन उनको हर महीने का मिलता रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। अब अच्छा खाएंगे पिएंगे तभी तो हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही तो एजुकेशन ले पाएंगे। यानी कि उन लोगों के पास पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी उन तक राशन पहुंचाना है ना, राशन जो है सब्सिडाइज रेट पे यानी कि कम कीमत पे पहुंचाना, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी पीडीएस सिस्टम में से एक है। और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी तो साफ सुथरा चाहिए ना, वरना पॉल्यूशन फ्री होगा तो ऑब्वियसली अपने आप बीमारियां हो जाएंगी। तो आप कितना भी पैसा लगा लीजिए, कितना भी एजुकेशन ले लीजिए, कितनी भी इलाज करा लीजिए, कितनी भी अच्छे हेल्थ फैसिलिटी बना लीजिए, अगर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं है तो भी किसी काम का नहीं है पूरा इनकम या पूरी दूसरी क्राइटेरिया। तो हमें क्लीनलीनेस भी चाहिए ना, क्या चाहिए? स्वच्छता चाहिए, यानी कि हाइजीन चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट की क्राइटेरिया को अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे जो हम फैसिलिटीज देख रहे हैं, ये सारी फैसिलिटीज हमें चाहिए किन के साथ? इनकम के साथ। इनकम के साथ ये सरप्लस चीज है, ये अलग से हमें ये चाहिए ही चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, खुद को, स्टेट को, खुद की कंट्री को डेवलप कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इन्हीं पब्लिक फैसिलिटीज को हम डिटेल में और आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इस पब्लिक फैसिलिटी यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस की बात करते हैं पूरे डिटेल में। So let us study about public distribution system, PDS system of Kerala, Tamil Nadu and Jharkhand. So students, let us examine the PDS system of Tamil Nadu and Jharkhand. Here we will compare the Jharkhand PDS system with the PDS system of Tamil Nadu and analyze the data what result outcomes in PDS system. So students, अगर यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपकी जानकारी में बता दूं कि जो पीडीएस सिस्टम है तमिलनाडु में बेटर है एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में? झारखंड जैसे स्टेट के। झारखंड जैसे स्टेट और तमिलनाडु जैसे स्टेट, दोनों के स्टेट में कंपैरिजन में पता चलता है कि पीडीएस सिस्टम कहाँ पर अच्छा है? तमिलनाडु। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि तमिलनाडु जो है वो लेस रूरल एरियाज वाला कंसिडर कहा जाता है, और जो झारखंड है पहले से आप जानते हैं कि ट्राइबल वाला आदिवासी इलाका है झारखंड, है ना, वहाँ ट्राइबल लोग ज़्यादा रहा करते हैं। तो ट्राइबल लोग हैं तो ज़्यादातर वो कहाँ रहते होंगे? रूरल एरियाज में ही रहते होंगे, यानी वहाँ के अधिकतर लोग कैसे होंगे? पुअर कंडीशन वाले होंगे, ना, गरीब होंगे, जो ज़्यादा महंगा ग्रेन या ज़्यादा महंगे फूड आइटम्स अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे एज कम्पेयर टू तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा पीडीएस सिस्टम की जरूरत किसको है? झारखंड वालों को। ठीक, और उस तमिलनाडु वालों को भी जरूरत है, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं है, उन्हें भी चाहिए, लेकिन उनके थोड़ा पीडीएस सिस्टम थोड़ा कम भी रहा, उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू अभी नहीं, तब भी चल जाएगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कंडीशन एक्चुअल में रियल कंडीशन है क्या पीडीएस सिस्टम की। तो तमिलनाडु का जो पीडीएस सिस्टम है बेटर है, देखिए बेटर चाहिए हमको कहाँ पर? झारखंड में, लेकिन ज्यादा बेटर पीडीएस सिस्टम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक, और तमिलनाडु में जो है रूरल एरिया के 75% लोग, मान लीजिए रूरल एरिया में जितने भी लोग रहते हैं तमिलनाडु में, उतने पूरे लोगों में से 75% लोग क्या करते हैं? पीडीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी बहुत बड़ा नंबर है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कह सकते हैं हम 100 हाईएस्ट नंबर पर है, 100% में से सबसे हाईएस्ट नंबर पर तमिलनाडु ही है। सबसे ज्यादा लोग पीडीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर पा रहे हैं रूरल एरियाज के, वो भी, और खासकर रूरल के लिए होता है,
कि अर्बन लोग तो एपीएल वाले कार्ड में आ जाते हैं, अबो पॉवर्टी लाइन, और जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं अधिकतर वो बीपीएल में होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये हम पढ़ चुके हैं 9th में ही इकोनॉमिक्स में, है ना, बीपीएल और एपीएल के बारे में। ठीक, तो क्या तो पीडीएस सिस्टम के टोटल एसेसिबिलिटी की बात करें, यानी तमिलनाडु में रूरल एरियाज में 75% लोग पीडीएस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि 75% लोगों के पास राशन की सुविधा है, यानी सब्सिडाइज्ड रेट। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में सब्सिडाइज्ड रेट यानी कम कीमत पर गेहूं, चावल, शक्कर, नमक, डिटर्जेंट पाउडर, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं उन लोगों को जो बीपीएल और एपीएल में आते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी और या फिर एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आती हैं। यानी कि इनका एक राशन कार्ड बनता है और इस पे महीने का कोटा यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सामान मिलता है, जैसे कि 10 किलो चावल मिलेगा, 20 किलो गेहूं मिलेगा, 5 किलो शक्कर, 2 किलो नमक, इस तरह से चीजें इन्हें मिलेंगी हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से, और रेट बहुत कम होगा, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, इस तरह से, या 10 रुपए या 5 रुपए किलो शक्कर, इस रेट से इनको प्रोडक्ट्स मिलेंगे राशन शॉप में। जी हाँ, तो इसे कहते हैं पीडीएस सिस्टम। तो इसी पीडीएस सिस्टम की एसेसिबिलिटी, इस पीडीएस सिस्टम तक पहुंच कितने परसेंट लोगों की है, 75% लोग जो है कहां पर, केरला में रूरल एरियाज में रहने वाले क्या कर सकते, पीडीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते, यानी 75% लोग को एकदम सस्ते दर पर 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल, गेहूं, शक्कर 5 रुपए किलो इतने आसानी से मिल जाता है। यानी महीने का जो बहुत सारा खर्चा हमारी नॉर्मल चीजों को खरीदने में, हमारा राशन खरीदने में जाता है, बहुत सारा इनकम का, वो पैसा इनका बच रहा है। तो इनका जो इनकम होता होगा उस पैसे से अपने डेवलपमेंट के वर्क करते होंगे, घर बनाना, बाकी सब करते होंगे, यानी इनका न्यूट्रिशन सिस्टम तो बहुत अच्छा होगा, इनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा बहुत बेटर होगा, क्योंकि इनको अच्छा चावल, अच्छा गेहूं, शक्कर, ये सारी चीजें मिल जा रही जरूरत की, और इनके पास जो पैसा बचता है इससे अपना हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ के लोगों को न्यूट्रिशन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का पीडीएस सिस्टम बहुत बेटर है, और हेल्थ अच्छा है तो एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन अच्छा है तो जॉब भी अच्छी होगी, लिटरेसी रेट भी अच्छा होगा, और इनकम भी अच्छी आएगी। यानी कि इस स्टेट को हम किस क्राइटेरिया में रख देंगे, डेवलपमेंट वाले, यानी कि डेवलप्ड स्टेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। वहीं हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के सिर्फ 8% लोग, रूरल एरियाज में रहने वाले 8% लोग, और वैसे भी झारखंड में बहुत ज्यादा लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, अबाउट 80% लोग झारखंड के, 75-80% लोग तो रूरल एरियाज में ही रहते हैं। तो उस रूरल एरियाज में से भी सिर्फ 8% लोगों को ही क्या मिल पा रहा है, पीडीएस सिस्टम का लाभ मिल पा रहा है, यानी बाकी के जो 92% लोग होंगे रूरल एरियाज के, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत कम होगा, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होगी एज कम्पेयर टू कहाँ के, तमिलनाडु के स्टेट के पीपल में। तो एक बात से एक कंफर्म हो जाती है एक चीज कि तमिलनाडु स्टेट है पीडीएस सिस्टम का जो से ज्यादा डेवलप्ड है, किसके कंपेयर में, झारखंड के कंपेयर में। यानी एक सिस्टम आप सुधार लेते हैं, एक सिस्टम को आप दूसरों तक एक्सेसिबल कर लेते हैं, यानी कौन सा सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, तो वहां के लोगों की न्यूट्रिशनल स्टेटस अपने आप बढ़ जाता है, वहां के लोगों की इनकम भी बढ़ जाती है, वहां के लोगों का हेल्थ फैसिलिटीज और वहां के लोगों का न्यूट्रिशनल वैल्यू, वहां के लोगों का जो भी एजुकेशन रेट है, लिटरेसी अपने आप बढ़ जाता है अगर आप इस एक सिस्टम को सुधार ले तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे सिस्टम्स होंगे, पीडीएस सिस्टम हो गया, हेल्थ जो क्लीन इन्वायरमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, इनको अगर सुधार लिया जाए तो उस कंट्री के बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो उसे डेवलप्ड स्टेट बनने से रोक रहे हैं कंट्री को, स्टेट को, वो सारी क्या सकती हैं, रुक सकती हैं, वो स्टेट या वो कंट्री डेवलप्ड हो सकती है, वो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ सकती है। ठीक, तो ये है हमारा पीडीएस सिस्टम। तो स्टूडेंट चलिए अब हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। अब हमें पढ़ना है बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो ये बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई क्या है, चलिए हम इसके बारे में टोटल जान लेते हैं। देखिए बॉडी मास इंडेक्स मतलब बीएमआई, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, बीएमआई है। हमारे बॉडी और मास, नाम से पता चल रहा है बॉडी और मास का जो क्या कहते हैं, बॉडी की हाइट और उस बॉडी का वेट, उसका जो इंडेक्स है, रेशो वगैरह निकालेंगे, उसी से कुछ रिलेटेड है ये बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है, ये इंटरनेशनल यूनिट है लोगों को जज करने का। एक देखिए ये जो है सिर्फ और सिर्फ एडल्ट पर्सन पे लागू होता है, बच्चों पर लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो बच्चा होता है, हर चाइल्ड की जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए ये रेशो बच्चों पर लागू नहीं हो सकता। ठीक, ये है क्या बीएमआई, तो बीएमआई जो है किसी भी पर्सन की, एडल्ट पर्सन की न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका नरिशमेंट चेक करने का, उसका स्टेटस चेक करने का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है ना।
कोई पर्सन ओवरवेट तो नहीं है, जरूरत से ज्यादा वजन तो नहीं है उसका, ये जरूरत से कम तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है नापने के लिए जो रेशो बनाया गया उसी को कहा जाता है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसमें करते क्या है, व्हेन द वेट ऑफ ए पर्सन इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हिज और हाइट, यानी किसी पर्सन का जो वेट है उसको कैसे डिवाइड करेंगे, उसके हाइट के स्क्वायर से, उसके हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो डेटा निकलता है, जो रेशो फाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। और एक बात कि अगर बॉडी मास इंडेक्स डिवाइड करने पे किसी पर्सन के वेट को उसके हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमें अगर बॉडी मास इंडेक्स 18.5 मिलता है या उससे कम मिलता है तो याद रखिए वो अंडर नरिश्ड पर्सन है। इससे कम है तो अंडर नरिश्ड यानी कि वो कमजोर है, उसके पास न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा नहीं है, उसकी न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो लो है। और अगर उस पर्सन का BMI बॉडी मास इंडेक्स 25 के ऊपर आता है तो उसको ओवरवेट माना जाता है, यानी कि वो जरूरत से ज्यादा मोटा है या फिर उसका वेट जो है जरूरत से ज्यादा है उसकी हाइट और उसके एज के हिसाब से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है बॉडी मास इंडेक्स, BMI मींस बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या किया जाता है, ये एक इंटरनेशनल यूनिट है, क्या जज करने के लिए, किसी भी एडल्ट पर्सन का उसका न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड जज करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स रेशो क्या है, यूनिट है। और ये कैसे निकाला जाता है, किसी भी एडल्ट पर्सन के वेट को डिवाइड करते हैं हम किससे, उसके हाइट के स्क्वायर से, तब जो हमें रेशो निकल के आता है उसी रेशो को हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। और अगर ये BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स बिलो है, कितना 18.5 से कम है, तो हम उसे कहेंगे अंडर नरिश्ड, यानी वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, वो व्यक्ति कमजोर है। ठीक, और यही बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर चला जाता है तो उस पर्सन को हम ओवरवेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओवरवेट मान लेते हैं। तो आप सभी लोग अपनी हाइट और अपने वेट का स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा रेशो कि आपका BMI क्या निकलता है। लेकिन आप वार्निंग के तौर पर आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये चीज जो है वो चिल्ड्रन पे अप्लाई नहीं होती। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, बढ़ते हुए बच्चे, उनके ऊपर ये रेशो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उनका जो एज होता है, उनके जो ग्रोथ रेट होती है हाइट की, ये सब डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो ये सब पे सेम है। कम से कम ये 12 साल के ऊपर के जो बच्चे होंगे, 14 साल 12 साल के ऊपर, उनके ऊपर हम अप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि 16 ईयर्स तक और 18 के लगभग ग्रोथ हो ही जाती है। तो 18 के आसपास एडल्ट में आ जाते हैं। ग्रोइंग बच्चों पे, 10-12 साल के बच्चों पे ये लागू नहीं होगा। तो ये जो रेशो है बॉडी मास इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 1 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव आपको कुछ ऐसा दे देगा, डेटा देगा, हाइट देगा, वेट देगा, है ना, उसका स्क्वायर करके आपको BMI निकालना है। फिर पूछेगा कि किसी का BMI इतना है तो क्या है, अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेट है ना, इस तरह से वो देगा। तो आपको ध्यान रखना है यार। कई बार डेफिनेशन पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय BMI, व्हाट इज BMI। तो आपको बताना है कि जब हम क्या करते हैं, किसी पर्सन के वेट को उसके स्क्वायर के हाइट से डिवाइड करते हैं तो जो रेशो निकलता है उसे BMI कहते हैं। और BMI क्या है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, क्या जज करने का, किसी भी एडल्ट पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस जज करने का। तो ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI। सो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। जी हाँ, इसे शॉर्ट फॉर्म में HDR भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, HDR भी कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी कि किसी भी कंट्री में ह्यूमन का क्या डेवलपमेंट स्टेटस है उसे ही क्या कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये पब्लिश करने वाला जो एसोसिएशन वो है यूनाइटेड नेशन का ग्रुप, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP जिसे कहते हैं। याद रखिएगा फुल फॉर्म, कई बार एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशंस क्या है ये डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। HDR को कौन पब्लिश करता है, UNDP पब्लिश करता है। जो यूनाइटेड नेशन क्या है उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है वही HDR को क्या करता है, पब्लिश करता है। और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से ये बेस्ट मेथड है कंट्रीज के डेवलपमेंट को नापने का। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को नापने का क्या है, ये बेस्ट मेथड है। कैसे नापा जाएगा ये, इसके कुछ क्राइटेरियाज बने हुए। कौन से क्राइटेरियाज, सबसे पहला लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि पर कैपिटा इनकम, इंसान कितना कमा रहा है, उससे कौन कौन सी सुविधाएं खरीद के अपनी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। ठीक, तो पहला जो है पर कैपिटा इनकम। दूसरा जो है हेल्थ स्टेटस, यानी कि उस पर्सन की हेल्थ कैसी है, वो कितने सालों तक जिंदा रहेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे कहते हैं, यानी एवरेज पर्सन कितने सालों तक जिंदा रह पाते हैं उस कंट्री के, उससे भी उसका डेवलपमेंट का क्या किया जाएगा, क्राइटेरिया नापा जाएगा। और तीसरा जो है एजुकेशन लेवल्स, यानी लिटरेसी रेट कितना है और एनरोलमेंट रेशो कितना है, ये नापा जाएगा। यानी इन 3 क्राइटेरिया से किसी भी कंट्री को नापा जाएगा कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, कि किस कंट्री क्राइटेरिया में वो आती है, डेवलप्ड में,
अंडर डेवलप्ड में या फिर डेवलपिंग में। तो ये HDR जो है कौन पब्लिश करता है, UNDP पब्लिश करती है। UNDP मतलब क्या, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और HDR का मतलब क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट की हम बात करें, यूएनडीपी ने जब 2004 में रिपोर्ट पब्लिश की थी तो इंडिया जो था 126 रैंक पर था। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक क्या था, 126 रैंक था यूएनडीपी के हिसाब से एचडीआर की रिपोर्ट में। कब की बात है, 2004 की, 126 रैंक की। वहीं यही रिपोर्ट जब 2014 में पब्लिश की गई तो इंडिया का रैंक कितना हो गया, 135 हो गया। इंडिया कौन से रैंक पे पहुंच गया, 135 रैंक पे पहुंच गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। इवन श्रीलंका जैसी कंट्रीज, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में श्रीलंका जैसी कंट्रीज इंडिया से आगे है रैंक में। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि श्रीलंका की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ डेवलपमेंट आसानी से नापा जा सकता है। वहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत आसानी से हो जाएगी, कम स्कूलों में काम चल जाएगा, कम कॉलेज कम हॉस्पिटल में काम चल जाएगा। बट हमारे यहाँ क्या है, इतनी जनसंख्या होने की वजह से, इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। बट फिर भी प्रोग्रेस होनी चाहिए, यहाँ प्रोग्रेस नहीं है। 2004 में 126 रैंक पे थे, 2014 में क्या चले गए हम, 135 रैंक पे चले गए। अब 2004-14 के बाद नेक्स्ट जब आएगा 2024 में तो हम डेवलप कर चुके होंगे। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट की एक ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं है, बस ऐसे ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो भी कंट्रीज 2014 में थी उसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, सुधार हुआ है। इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा क्या हुई है, डेवलप हुई है, बहुत ज़्यादा पिछले रैंकिंग से इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। यानी इंडिया 124 से भी आगे निकल चुका है, 2004 की बात को भी पीछे छोड़ चुका है। यानी इंडिया का जो HDR रिपोर्ट में रैंक है वो बढ़ गया है। इंडिया अब कहाँ आने वाला है, डेवलप कंट्रीज में, श्रीलंका जैसी कंट्रीज के बराबर पहुंचने वाला है। यानी इंडिया की जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो बढ़ गई है पिछले 5-6 सालों में। तो यही है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे हम HDR भी कहते हैं। इसे कौन पब्लिश करता है, UNDP पब्लिश करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये सबसे बेस्ट मेथड है डेवलपमेंट नापने का कंट्रीज का। और किस क्राइटेरिया पे इसे नापा जाता है, सबसे पहला क्राइटेरिया इसका होता है लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि पर कैपिटा इनकम। दूसरा हेल्थ स्टेटस, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितने समय तक मनुष्य जिंदा रहता है, उस कंट्री में इंसान कितने समय तक ज्यादा जिंदा रहते हैं। लगभग एवरेज लोग 60 साल तक जिंदा रहते होंगे, या एवरेज लोग 70 साल तक। 70 साल वाले ज्यादा डेवलप है, 60 साल वाले कम, ठीक। और तीसरा जो क्राइटेरिया वो है एजुकेशन लेवल, जिसमें लिटरेसी रेट साथ ही साथ इनरोलमेंट रेशो भी नापा जाता है। तो दिस इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करना हर किसी का अधिकार है, डेवलपमेंट करना हर किसी को चाहिए, किंतु वो डेवलपमेंट किस बेस पर हो रहा है, उस डेवलपमेंट की कीमत क्या है, ये भी देखना होगा। आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन किस कीमत पे, गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं तो वो गलत बात हो जाएगा, गलत सिस्टम हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट जिस कीमत पर हो रहा है, जिस कॉस्ट पे हो रहा है, वो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर देखेंगे जितने भी डेवलप्ड नेशंस है या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उन सभी नेशंस में जो भी डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है उससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। उससे वो किस कीमत पर हो रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, नेचर को खराब करके डेवलपमेंट की प्रोसेस हासिल की जा रही है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा और साथ ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के भी द्वारा। तो बिना इन्वायरमेंट का एक्सप्लोरेशन के डेवलपमेंट नहीं हो रहा है आजकल। तो यही क्या है, कॉज ऑफ कंसर्न है, ध्यान देने वाली बात है, चिंता का विषय है। चलिए हम देखते हैं कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेन किया गया है किन कंट्रीज के द्वारा, डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन कंट्रीज ने हासिल की है, यूएस, यूके, जापान जैसी कंट्रीज ने, वो किस कीमत पर आई है, एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड नेचर के एक्सप्लोरेशन पे। किस कीमत पर आई है, नेचुरल रिसोर्सेज को खराब करके और हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को खराब करके उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेन किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल किया है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन के रास्ते होकर ही जाता है। यानी यदि आपको डेवलपमेंट हासिल करना है तो आपको एक्सप्लोरेशन करना होगा या आपसे एक्सप्लोरेशन हो ही जाएगा, ठीक। अब सवाल ये आता है कि एक्सप्लोरेशन को हम रोक नहीं सकते, कम से कम तो कर सकते हैं ना मेजर्स, तो हमें कम करने के उपाय ढूंढने होंगे, ठीक। यहाँ हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट करने की, लेकिन वो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किस कीमत पर हो रहा है, हमारे नेचर की, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोटेशन की कीमत पर हो रहा है डेवलपमेंट। तो ये जो है हमारे लिए चिंता का विषय है, इट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें
तो जितनी भी इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, माइनिंग का वर्क होता है, उससे क्या होता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है ना, ये सारी चीज हो रही है, लैंड पॉल्यूशन, ये सारा चीज गड़बड़ी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, हमारे डेवलपमेंट के वर्क से। जैसे कि इंडस्ट्रीज खोलना, स्मोक निकलता है, हार्मफुल वाटर निकलता है, माइनिंग करने की वजह से लैंड से खूब सारा हम गोल्ड सिल्वर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मिनरल, लेकिन वो माइंस जो है वो खराब हो जाती हैं, और ऊपर से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनके खत्म होने का खतरा भी मंडरा रहा है। जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि मिनरल्स की बात कर ले हम, या फिर पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम की बात कर ले हम, फॉसिल फ्यूल्स की बात कर ले हम, ये हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, डेवलप कंट्रीज खासकर उनसे भी ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, फलस्वरूप ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म होने के, एग्जॉस्ट होने के कगार पर पहुंच गए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर हम इसी तरह इस्तेमाल करते रहे रेकलेसली, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तब हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, और हमारी जो डेवलपिंग नेशंस है वो डेवलप्ड हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके पास से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसे ही कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किस कीमत पर हो रहा है। तो ये सारी चीज जो हम बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच के, नेचर का एक्सप्लोटेशन करके ही हम क्या कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, और खासकर किनके द्वारा किया जा रहा है, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इसमें से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आपको ध्यान क्या रखना है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है नुकसान, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, हमारा फायदा, डेवलप होना। लेकिन वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलप होना चाहिए। सिर्फ डेवलपमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा के आता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जस्ट इसके प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा। तो हमें डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अगर हम मिसमैनेजमेंट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, जी हाँ, मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या, हम किसी भी चीज को गलत तरीके से हैंडल करेंगे, इस रिसोर्सेज को गलत तरीके से हैंडल करेंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ गलत काम होगा, कुछ गलत कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा, फिर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, इन्वायरमेंट का, नेचुरल चीजों का क्या होगा, फिर डिग्रेडेशन होगा, एक्सप्लोटेशन होगा। तो मिसमैनेजमेंट लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, दूसरी बात, इसका जस्ट अपोजिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना, दोनों में से आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट का फायदा, आपका फायदा किस में है। ठीक, अगर हम मिसमैनेजमेंट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का तो उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, इन्वायरमेंट का, नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो जाएगा। अगर हम उन नेचुरल रिसोर्सेज का, इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो उसी नेचुरल रिसोर्स और इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन हो जाएगा, वो बच जाएगा, बहुत अच्छा बात हो जाएगा। ठीक, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक नया टर्म माना जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचा हो। द डेवलपमेंट विच टू प्लेस विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, इसका मतलब क्या कि हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, यानी कि बिल्कुल बैलेंस तरीके से यूज करना है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद बैलेंस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये बैलेंस यूज का मतलब क्या, ऐसे इस्तेमाल करो कि आपका भी काम हो जाए और फ्यूचर के जनरेशन को भी वो चीज इस्तेमाल करने मिले, यानी इन्वायरमेंट को वो नुकसान भी उसका ना पहुंचे, है ना। बहुत ज्यादा रिसोर्स भी यूज नहीं करना है ताकि वो दूसरों को ना मिल पाए, है ना, और इतना कम भी इस्तेमाल मत करो कि हमारा खुद का डेवलपमेंट ना हो पाए। तो हमें ध्यान रखनी है कि नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज का बैलेंस यूज करना। अगर हम रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट करते हैं तो डिग्रेडेशन हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज का, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो कंजर्वेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होने से रोकना है, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करना है, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज का हमारा आखिरी वीडियो लेक्चर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट चैप्टर का। इसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, हमने डेवलपमेंट के अदर क्राइटेरियाज जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने पीडीएस सिस्टम के बारे में पढ़ा, और तो और हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बॉडी मास इंडेक्स और किसके बारे में बात की, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की भी बात की है। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।